दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो आई वेलकम यू ऑल टू 5th सितंबर का एनालिसिस एंड टुडे दिस इज टीचर्स डे. सो हैप्पी टीचर्स डे टू यू बिकॉज यू ऑल्सो टीच मी समटाइम्स important things. And with that note, let's begin with GS paper 1 का एनालिसिस डॉक्टर राधाकृष्णन से रिलेटेड. सो ऑब्वियसली वी नो दैट 5th सितंबर को उनके बर्थ एनिवर्सरी के कमेमोरेशन के लिए हम मनाते हैं टीचर्स डे बिकॉज ही वॉज बॉर्न ऑन September 5th. कहाँ पे? तमिलनाडु में. ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एंड ही वॉज सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो हिज फिलॉसफी क्या थी? फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. इन्होंने किताब लिखी थी जो ग्लोबल अटेंशन का मतलब बेसिकली काफ़ी लोगों ने सराहा ग्लोबली इसको. हिज फिलॉसफी वॉज ग्राउंडेड इन अद्वैता वेदांता. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो फिलॉसफीज है, ट्रेडिशनली जो हम काम करते हैं, दे हैव अ स्पिरिचुअल लिंकेजेस. सो दैट इज मीन्स ऑफ अद्वैता वेदांता. ही डिफेंडेड हिंदुइज्म अगेंस्ट अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म. कुछ भी बोल देते ना, हाँ भाई ये तो इंडियन आदमी है, क्या करेगा. सो दीज थिंग्स बेसिकली ही डिफेंडेड एंड प्लेड अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टेम्प्ररी हिंदू आइडेंटिटी. His other works include Indian philosophy, philosophy of Upanishad, a real and idealistic view of life, Eastern religious and Western thoughts, and East and West, and some reflections. Basically ये इनके कुछ काम थे, सब याद करने की ज़रूरत नहीं. जो फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. पोजिशंस एंड अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है. इनको भारत रत्न मिला विच इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1954. नाइटहुड इनको मिला था. बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर का, बेसिकली सर से आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज नाइटहुड इन 1931. एंड इनको मेंबरशिप मिली ऑफ द ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1963. इनको चेयरमैन ऑफ यूनेस्को एक्जीक्यूटिव बोर्ड का भी दर्जा मिला. चेयरमैन बने बेसिकली उसके 1948 में. इनको हेल्पेज इंडिया जो एक NGO है जो एल्डरली प्रिविलेज्ड का ध्यान रखता है, जो बेचारे बड़े बूढ़े हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनका भी फाउंडर माना जाता है. ही ऑल्सो फाउंड द कृष्णापरन चैरिटी ट्रस्ट. ठीक है. He was the first Indian to hold chair at University of Oxford and he was appointed as Haskell lecturer in comparative religion at University of Chicago, US. So this was it. Basically उनके awards and honors जितने याद उसके कर लो because there is no end obviously for this ना. So then देखते हैं what is judicial disqualification of recusal. ठीक है. recusal का क्या मतलब होता है कि जब आपको मतलब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. हम एथिक्स में पढ़ते हैं कि भाई मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. मतलब मान लो आपने आपको जॉब ऑफर करनी है ना, आपका भाई अनएम्प्लॉयड है. सो अगर उसने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपके हाथ में है कि आप किसी को भी 10 बंदों में से किसी को भी जॉब दे सकते हो और एक बंदा आपका भाई भी है, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आएगा. ठीक है. और अगर आप वहाँ से उसमें से ये बोल दो किसी को, अपने सीनियर को, कि भाई यहाँ मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं रिकसल करना चाहूँगा. रिकसल में आप अपने आप को रिफ्रेन कर रहे हो कि वो मैं बेसिकली जजमेंट ही ना दूँ जहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो. ठीक है. सो जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया है फ्रॉम हियरिंग एंटीसिपेटरी बिल. जो भी केस था उसमें से उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है कि भाई मैं इसमें जजमेंट नहीं दूंगा. इसको जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन भी कहा जाता है रिकसल के नाम पे. एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कोई भी एक ऑफिशियल एक्शन जस्ट लाइक लीगल प्रोसीडिंग, क्योंकि वहाँ आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. ठीक है. तो ये रिकसल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. जनरल ग्राउंड्स क्या होते हैं? कोई सीनियर भी किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स की जज बायस्ड है इन द फेवर ऑफ वन पार्टी और दूसरी पार्टी के खिलाफ. एंड रीजनेबल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, जो भी मतलब उसको लगे कि भाई हो सकता है इसकी कोई ना कोई इंटरेस्ट हो. बट सच मोशंस आर ऑल्सो मेड बाय मेनी अदर ग्राउंड्स. और कौन से ग्राउंड्स है? इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर. बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. अयोध्या वाला है ना, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो हम हिंदूज़ के उसमें रखेंगे. सो बेसिकली उनके खुद का ओपिनियन होता है. बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस सच एज जज प्रायर वर्क एज अ लॉयर, कहाँ कहाँ काम किया, कहाँ कहाँ उन्होंने उससे फ़ायदा लिया है. पर्सनल नॉलेज अबाउट पार्टीज़. ठीक है. एक्स पार्टेट कम्युनिकेशन विद लॉयर्स एंड नॉन लॉयर्स एंड रूलिंग कमेंट्स और कॉन्डक्ट. जैसे आपको पता चल जाएगा कि भाई उन्होंने कमेंट करते रहते, कोई ट्विटर पे बहुत एक्टिव है किसी केस से रिलेटेड, तो पता चल जाएगा भाई हाँ हो सकता है इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो. सो इन केसेस में बेसिकली अलाउ नहीं किया जाता. कोई लॉ है कि इसके आगे इसके रिगार्ड में? तो नहीं भाई, कोई लॉ नहीं है. ठीक है. बस एक केस में बोला था जस्टिस जी चेलाम सेवार इन हिज ओपिनियन दिया था कि जहाँ पे जज का पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, बेसिकली पेमेंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, नो फर्दर इंक्वायरी एज टू वेदर देयर वाज रियल डेंजर या रीजनेबल सस्पेशन ऑफ बायस इज रिक्वायर्ड. कि जहाँ पे उनके पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट है ना, तो वहाँ पे तो उनको डिस्क्वालीफाई ही कर देना चाहिए कि वो जजमेंट कर ही नहीं सकते. वहाँ पे आपको और कोई ग्राउंड्स देखना ही नहीं चाहिए. और जब ऑथ लेते हैं वो अपने ऑफिस की, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तब वो बोलते हैं हम अपनी ड्यूटीज़ डिलीवर करेंगे विदाउट फियर और फेवर
अफेक्शन और इल विल। सो ये क्या दिखाता है कि मैं इन चीज़ों में जाऊंगा नहीं जिससे मेरा डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। सो नीड ऑफ द आर क्या है भाई, डेफिनेट रूल तो ऑब्वियसली होने चाहिए, है ना, ताकि जो अपने डिसीजंस और अगर कोई ऐसे कोई रिक्यूज़ कर रहा है कि भाई मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूँगा, तो अपना डिसीजन उनको लिख के देना चाहिए, ताकि एक बेसिकली अच्छा इंप्रेशन भी बने एंड एक गाइडिंग टूल भी रहे कि भाई मैं क्यों ऐसा डिसीजन लेता अगर मैं यहाँ पे इस पर प्रिसाइड करता। सो दिस वॉज द रिक्यूजल ऑफ जजेस इन पास्ट SC केस। सो इफ़ यू वांट आई विल अपलोड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स एंड द यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स रिलीज। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक NGO रिलीज़ करता है, मोबाइल क्रचेस, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी रिलीज़ नहीं कर रही। सो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट है, बेसिकली हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव ग्रोथ मेजर करती है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। कौन से, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर जाते हैं अर्ली एज में, स्टंटिंग, ठीक है, हाइट ना बढ़ना एज के अकॉर्डिंग, एंड नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल। उसके बेसिस पे ये बच्चे की हेल्थ, किस तरीके का न्यूट्रिशन और उसका कॉग्निटिव ग्रोथ है या नहीं, कॉग्निटिव मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई उसकी। टॉप 5 में केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम इन्होंने टॉप किया है कि बच्चों के इंडिकेटर्स में अच्छा काम कर रहे हैं। 8 कंट्रीज़ तो कंट्री के एवरेज से भी कम है, असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, UP, बिहार। सो बीमारू स्टेट्स ने ऑब्वियसली दे आर बिलो द कंट्रीज एवरेज। तो यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स है क्या, ताकि पॉलिसी एंड इन्वायरमेंट इनेबलर्स को हम ढूंढ सकें दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड वेल बीइंग। सो इट यूजेस 5 पॉलिसी इनेबलर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है, स्टेट कैसा काम कर रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने में कैसा काम कर रहा है, एजुकेशन लेवल्स को इम्प्रूव करने में, सेफ वाटर सप्लाई देने में, एंड प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्विटी में कैसा काम कर रहा है। की फाइंडिंग्स ने ये वही बता रहा है, केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने टॉप 5 पोजीशन हासिल की है, ठीक है, यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स में, बिकॉज दिस वॉज यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स एंड दिस इज यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। तो बेसिकली इन्वायरमेंट कितना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, तो वही केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल ने अच्छा किया है, एंड 8 स्टेट्स को उस जो दूसरे में भी बिलो एवरेज किया, तो सेम चीज़ इसमें करी है। ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया में सिर्फ 1723 रुपये पर चाइल्ड स्पेंड होता है ऑन एक्सपेंसेस टुवर्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। दिस इज़ इनसफिशिएंट एंड हमें इसको बेहतर ऑब्वियसली करना पड़ेगा। सो दिस डेटा यू कैन यूज़ कि हम इतना कम स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है। सो ये बता रखा है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। देन ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ब्रिक्स के जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मीटिंग करी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ब्रिक्स में कौन सी कंट्री आती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये कब बना था, 2001 में, कि भाई ऐसे हम 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को इकट्ठा लेके आएंगे, एंड फर्स्ट मीटिंग 2006 में हुई थी। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें आया था। चेयरमैनशिप रोटेशन होती है, पहले बेसिकली ब्राज़ील करेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। हर साल इनकी मीटिंग होती है, समिट हर साल होता है। जो 2014 में इनका 6 ब्रिक्स समिट हुआ था, उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली उसको बनाने की बात की गई थी, एंड ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट भी अरेंजमेंट भी साइन हो चुका है। बेसिकली कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स कैसे इंश्योर होती है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स होती है, नेशनल गवर्नमेंट की जो लीडर्स आपस में बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इंगेजमेंट थ्रू गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वगैरह एक दूसरे की स्टेट्स में जाके काम कर रही हैं, कंट्रीज में काम कर रही हैं, बिजनेस काउंसिल मीटिंग कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट भी होती है। सो दिस इज़ द थिंग जिससे कॉपरेशन इंश्योर होती है। देन इज़ अबाउट नाटो। सो ग्रीक्स ने बोला है हमें नाटो मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है, एज यू नो कि टर्की और ग्रीस का इशू चल रहा है, एंड जो साइप्रस आइलैंड है वो बीच में बेचारा पिस रहा है। मैं दिखा देती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ टर्की, ठीक है, दिस इज़ ग्रीस, एंड यहाँ पे ये जो साइप्रस आइलैंड है ना, यहाँ पे तो टर्की यहाँ पे एक्सटेंसिव वहाँ पे उसको गैस रिजर्व मिल गए हैं, एंड बोल रहा है मैं यहाँ माइनिंग करूँगा। पर ये क्या है कि जो टर्की और ग्रीस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आप यहाँ देख सकते हो, ये ग्रीस का इतना है और टर्की का इतना है, तो ये कन्फ्लिक्ट में आ रहा है। सो दैट्स वाई, एंड यहाँ पे फ्रांस ने मीडिएशन किया, फ्रांस भी एक नाटो का मेंबर है, फ्रांस ने मीडिएशन किया, तो ग्रीस कह रहा है भाई हमें नहीं चाहिए नाटो वाला, हमसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। सो टर्की ने एक अग्रेसिव गैस एक्सप्लोरेशन एफर्ट चालू किया है वहाँ पे, एंड जो ग्रीक वेसल्स है वहाँ पे उनके साथ उनकी दिक्कत हुई, जो एक थर्ड नाटो कंट्री है। फ्रांस बीच में आ गया, तो बेसिकली 3 नाटो के मेंबर्स घुस चुके हैं इसमें। एंड ये भी दिखा रहा है कि यूएस की पावर कम हो रही है, वरना यूएस तो अब से पहले पहुंच जाता ना वहाँ पे। सो टर्की ड्रिलिंग वर्क करवा रहा है मेडिटेरेनियन आइलैंड्स में। दिस इज़ बेसिकली मेडिटेरेनियन सी ऑफ द साइप्रस। तो ये जो ईस्ट मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एंड टर्की डजंट रिकॉग्नाइज द डिवाइडेड आइलैंड्स ऑफ साइप्रस एज अ स्टेट।
claims that 44% of Cyprus exclusive economy zone, क्योंकि टर्की ने अपनी मिलिट्री भी वहाँ पे काफ़ी भेज रखी है, तो साइप्रस को तो वो एक स्टेट भी नहीं मानती है. एंड स्प्लिट अलॉन्ग एथनिक लाइन्स इन 1974 व्हेन टर्की इन्वेडेड. ठीक है, तो टर्की ने भी इन्वेड कर दिया था उस टाइम पे, साइप्रस वॉज स्प्लिट. सो नाटो क्या है, बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. तो मिलिट्री अलायंस है ये. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिलिट्रली किसी को थ्रेट है तो दूसरी कंट्री इंटरवीन करती है. तो वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत एस्टैब्लिश किया था 1949 में. हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेल्जियम में. हेडक्वार्टर्स एट बेसिकली मॉन्स, बेल्जियम. इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, कि कलेक्टिव हम डिफेंस करेंगे अगर इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट एग्री करता है टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एक्सटर्नल पार्टी. ठीक है, सो पहले 12 मेंबर्स थे, अब 30 मेंबर्स हो चुके हैं. एंड रिसेंटली नॉर्थ मैसिडोनिया ने इसको बेसिकली ऐड हुआ है. सो दीज आर नाटो मेंबर्स. यू कैन सी यूएस, कनाडा, एंड यहाँ पे देख सकते हो फ्रांस इज़ ऑल्सो अ मेंबर. एंड ग्रीस इज़ मेंबर. ठीक है, ग्रीस की स्पेलिंग गलत लिख रखी है. एंड टर्की इज़ अ मेंबर. सो ग्रीस, टर्की, एंड देखो आप देख सकते हो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, एंड स्लोवाकिया, यूके, आइसलैंड, बेल्जियम. सो दीज कंट्रीज़ आर बेसिकली द मेंबर्स ऑफ नाटो. ठीक है, सो देन देख लेते हैं टर्की का, देख लिया. ग्रीस दोनों ही मेंबर्स, और थर्ड कंट्री फ्रांस इज बेसिकली मीडिएटिंग. सो नाटो मेंबरशिप ओपन टू एनी अदर यूरोपियन स्टेट जो चाहती है इस ट्रीटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना टू द सेफ्टी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एरिया. क्योंकि ऑब्वियसली देखो नॉर्थ अटलांटिक है ना, ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक की ऑर्गेनाइजेशन है ना. सो ऑब्जेक्टिव क्या है, नाटो प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड इनेबल्स मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़, ताकि आपस में ट्रस्ट बिल्ड हो एंड कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपसी देशों में. सो नाटो इज़ कमिटेड फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. इफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल होते हैं और उसको मिलिट्री पावर करनी पड़ती है इन अ क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस, दे आर कैरिड आउट इन कलेक्टिव डिफेंस, कि भाई कलेक्टिव डिफेंस करेंगे तो एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ. एंड आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी और यूनाइटेड नेशंस मैंडेट अलोन और इन कॉपरेशन विद अलग अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अगर आसपास की नाटो की स्टेट्स नहीं एग्री करती तो यूएन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम करे, पर करे. ठीक है, तो कलेक्टिव डिफेंस में मानते नाटो वाले. ठीक है, देन अबाउट आईएईए, तो हम काफ़ी बार पढ़ते थे कि जो ईरान है उसने अलाउ नहीं किया आईएईए के इंस्पेक्टर्स को घुसने से. सो इसीलिए वो इशू चल रहा था बिटवीन आईएईए एंड ईरान. तो अब उन्होंने अलाउ कर दिया है क्योंकि ईरान ने साइन की थी न्यूक्लियर डील इन 2015. जगपोआ के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, विद द यूनाइटेड. तो जगपोआ किसके बीच में थी, बिटवीन द P5. ठीक है, P5 प्लस चाइना एंड रशिया प्लस नहीं P5 प्लस जर्मनी. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रशिया. ठीक है, जर्मनी को छोड़ के सब P5 हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो दीज वर इन्वॉल्व. तो उनके बीच में डील हुई थी. इसमें बोला था कि ईरान को सिर्फ 447 पाउंड्स ऑफ जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल यूरेनियम है उसको इतना रखना है, ताकि वो अपनी जो उनको ये शक था कि भाई ये ना टेररिज्म फैलाते हैं, इसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं. तो इसीलिए बोला आप इस डील में हमारे साथ घुस जाओ, हम क्या करेंगे, हम आपको पैसा दे देंगे इन टर्न. ठीक है, आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोको, हम आपको जितना आपको लॉस पड़ रहा है हम आपको पैसा देंगे, ताकि आप अपनी और चीज़ें इंप्रूव कर सको, न्यूक्लियर वॉर की तरफ बेसिकली ना बढ़ो. बेसिकली पीस ट्रीटी थी. ठीक है, वाई ओवरसाइड इज़ नेसेसरी, क्योंकि यूरेनियम मेटल क्योंकि अब आईएईए का आना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक न्यूक्लियर इम्प्लोजन स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, एंड बेसिकली न्यूट्रॉन इनिशिएटर चाहिए होता है, जो बेसिकली यूरेनियम का जब उनको फिजन कराना या फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ती है. बोला जा रहा है कि ईरान का स्टॉक पाइल काफ़ी बढ़ चुका है, अराउंड 50% बढ़ चुका है. ठीक है, एंड बेसिकली लो एनरिच्ड यूरेनियम रख रहा है ईरान, तो उसको टू फ्यूल अ सिंगल बॉम्ब वन मटीरियल इज़ फर्दर एनरिच्ड. एंड बेसिकली बात ये कह रहा है कि ज़रूरी क्यों था ये कहना, क्योंकि ईरान का स्टॉक पाइल काफ़ी बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स. सो आईएईए क्या है, इट इज़ द वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन. इन 1957 में बनी थी विद इन यूनाइटेड नेशन फैमिली. तो यूएन की फैमिली का पार्ट है. आपको पता होना चाहिए कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया है एंड फ्रॉम द ये जगपोआ. ठीक है, रिपोर्ट्स टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल. हेडक्वार्टर्स का है वियना, ऑस्ट्रिया में. वर्क विद मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स, ताकि सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सके. सीक्स टू प्रमोट बेसिकली पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड मिलिट्री पर्पज़ के लिए उसका यूज़ ना हो. 22 मेंबर स्टेट्स हैं. ठीक है, इलेक्टेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर अ 2-year टर्म. ठीक है, एटलीस्ट 10 बोर्ड मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय आउटगोइंग बोर्ड.
ठीक है भाई, इनको आप बना सकते हो। बोर्ड मेंबर्स ईच रिसीव 1 वोट, ठीक है, जो बोर्ड मेंबर्स इनको सिलेक्ट करते हैं। फर्दर रिकमेंडेशंस टू जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन IAEA एक्टिविटीज़ एंड बजट, ठीक है, तो जनरल कॉन्फ्रेंस है जो ये इलेक्टेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस, इसको रिकमेंडेशंस देता है उसके बजट एंड एक्टिविटीज से रिलेटेड। जो IAEA स्टैंडर्ड्स हैं उनको पब्लिश करवाता है। मेकिंग मोस्ट पॉलिसीज़, बेसिकली जो पॉलिसीज़ हैं IAEA की वो ये खुद बनाता है। अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू जनरल कॉन्फ्रेंस अप्रूवल। डायरेक्टर जनरल बनाता है और फिर उसको अप्रूव कौन करता है? जनरल कॉन्फ्रेंस। प्रोग्राम्स क्या है इसके? ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स 2000, प्रोग्राम फॉर एक्शन ऑफ कैंसर थेरेपी। सो दिस वाज इट फॉर IAEA। याद रखना कब बनी थी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन इज़ अबाउट एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। तो आज की हमारी सरकार ने हर चीज़ से बच रही है एक्ट ऑफ गॉड कह के। सो बोले हैं कि जो शॉर्टफॉल ऑब्वियसली GST में हमारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी कलेक्शन हुई नहीं है, तो जो GST कंपनसेशन सेस हम स्टेट्स से डिवाइड करते थे, उस सेस में क्या होता है, सेस और सरचार्ज क्या होते हैं, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता, बट हम ये चीज़ शेयर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे उनको हमने एकदम से GST लगा दिया तो स्टेट्स वर लाइक कि यार हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हम तो वैट से पता नहीं कितने करोड़ों कमाते थे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको सेस दे देंगे, ठीक है, आपको 5 साल तक, जब GST के 2017 में आया, 5 साल 2022 तक हम आपको सेस देते रहेंगे, कुछ परसेंट देते रहेंगे, जिससे आपका जो भी खर्चा हुआ है, मान लो अगर आपका 14% बेसिकली बात की गई थी, मान लो आपकी ग्रोथ 10% तक हुई है, जो 4% रह गया वो हम आपको पे कर देंगे। सो दिस वाज GST कॉम्पनसेशन सेस। इन फरवरी में बोला कि भाई ये जो नेचुरल कलामिटी है एंड फोर्स मेजॉर क्लोज वॉज इन्वोक्ड, ठीक है, तो फरवरी में ही ये इन्वोक कर दिया था। तो फोर्स मेजर क्लॉक क्या होता है? और एक्ट ऑफ कोड, ठीक है, नेपोलियनिक कोड है, ठीक है, तो नेपोलियन वाला कोड है वो उस टाइम पे यूज़ करते थे। ये क्लॉज है जब प्रेजेंट जब लगाते हैं जब मोस्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कोई क्राइसिस के आने के कारण हम आपको उसकी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं, तो पार्टीज़ कैन डिसाइड टू ब्रेक फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस टेम्परेरीली या परमानेंट विदाउट ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। की जैसे कि हमारा GST वाला कॉन्ट्रैक्ट था स्टेट्स के साथ, तो हमने अभी बोला कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है। तो देखा जाए तो उन्होंने ब्रीच किया ही नहीं है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है इसमें, तो आप बिना ब्रीच किए आप अपनी ऑब्लिगेशन से पीछे हट सकते हो। सो दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। सो फोर्स मेजोरली क्लोज इज मेंशन्ड इन 2017 मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, और भी कहीं रेफरेंस है इसके इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? जनरली एक्ट ऑफ गॉड इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड ओनली नेचुरल थिंग्स, ठीक है, क्योंकि गॉड तो नेचुरली है। फोर्स मेजॉर में क्या होता है? बोथ नेचुरली एंड ह्यूमन इंटरवेंशन से कुछ चीज़ हो रही है, दोनों को यूज़ करते हैं। विच सिचुएशन लीगली क्वालिफाइड फॉर द यूज़ ऑफ फोर्स मेजॉर? वॉर, रायोट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, बॉयकॉट्स वगैरह, ये भी आते हैं क्योंकि ये मैन मेड हो गया ना, तो फोर्स मेजॉर में ये भी आते हैं। आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स जो अभी हुआ है कोरोना में, सच सिचुएशंस आर जनरली लिस्टेड। सो कोर्ट कैसे व्यू करते हैं इसको? द फोर्स मेजॉर कैन नॉट बी इन्वोक्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम डिफिकल्ट बट ओनली व्हेन इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। ये नहीं कि डिफिकल्ट है, हम नहीं पे कर पा रहे स्टेट्स को, आपका GST शॉर्टफॉल कम है तो आपके पास और भी तरीके होंगे। यू कैन बेसिकली बोरो तो कर सकते हो ना आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या RBI से या किसी से भी, या लोकल मार्केट से बोरो कर सकते हो। स्टेट्स के पास क्योंकि पावर नहीं है ना बोरो करने की, तो आपके पास प्रोविजन है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। सो दिस कोर्ट ये इसलिए व्यू करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला कि जो फोर्स मेजॉर आर्ग्यूमेंट है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बोला था कि जो लॉकडाउन रिलेटेड थिंग है, सप्लाई ऑफ स्टील क्रंच हो गया है, तो उसने कहा कि नहीं, फोर्स मेजॉर आर्ग्यूमेंट हम नहीं मानेंगे। तो देखो वही अब कैसे मानते हैं यूनियन का ये लोग। सो ग्लोबल एग्जांपल्स क्या हैं? चाइना ने भी रिकॉग्नाइज किया जब सार्स आउटब्रेक आया, ये फोर्स मेजॉर इवेंट है। सिंगापुर ने भी कोविड-19 से रिलेटेड यही वाली बोली कि हम ऑब्लिगेशन इसलिए पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है, सेम यही चीज़ बोली गई, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड क्या होता है? इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने डेवलप किया मॉडल कोड, जब इस तरह का क्लॉज इन्वोक किया जाएगा। सो कि इम्पेडिमेंट ट्रिगरिंग द ऑपरेशन ऑफ द फोर्स मेजॉर्स मस्ट बी बियॉन्ड द पार्टीज रीजनेबल कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल ही नहीं था, ये चीज़ हो गई एंड हम अब ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकते। दैट कुड नॉट हैव रीजनेबली बीन फोर्सीन एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, आपने 2017 में देख लिया था कि 2020 में तो वो होगा एंड तब हम फोर्स मेजॉर लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एट द इफेक्ट ऑफ द इम्पेडिमेंट कुड नॉट रीजनेबली हैव बीन अवॉइडेड और ओवरकम बाय द अफेक्टेड पार्टी,
ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो इम्पेडिमेंट आई, जो दिक्कत आई, वो ओवरकम हो सकती थी इसलिए एंड ओवरकम हो सकती थी फिर भी आपने फोर्स मेजॉर लगाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नेशनल पार्क्स क्या है भाई, आसाम ने अप्रूव कर दिया है, जो काजीरंगा का कुछ और एरिया बेसिकली इसमें इंक्लूड कर दिया है। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी औरांग एंड नामेरी नेशनल पार्क से। ठीक है। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एरिया आ जाएगा एंड एक साथ चीज़ें एडमिनिस्टर हो जाएंगी। तो बिसाइड द हिल ऑफ कार्बी आंगलोंग, याद रखना भाई जो कार्बी आंगलोंग हिल्स है वो असम में है। ठीक है। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, जो एक गवर्नमेंट सेट करती है कि ये भाई नेचुरल एनवायरनमेंट और इसे हमें कंजर्व करना है। ठीक है। तो नेशनल पार्क में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होती है, उसके ऊपर नेशनल पार्क्स होते हैं और फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकली इसमें रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, ग्रेजिंग भी नहीं हो सकती। ठीक है। स्पीशीज जो मेंशन है शेड्यूल में, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में, आर नॉट अलाउड टू बी हंटेड और कैप्चर्ड, जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में लिखा है। नो पर्सन शैल डिस्ट्रॉय, रिमूव और एक्सप्लॉइट एनी वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द नेशनल पार्क्स एंड आप उनका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही उनको डिप्राइव एनिमल ऑफ इट्स हैबिटेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सेंचुरी। ठीक है। तो उससे मैंने बताया ना नीचे स्टेटस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो डिग्रेड नहीं कर सकते आप ऐसे ही। डिक्लेरेशन कौन करता है, यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं खुद से। नो अल्टरेशन शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन अ रेजोल्यूशन। ठीक है। तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेशन से, तब जाके उसका जो बाउंड्री है वो आप घटा या बढ़ा सकते हैं। देन इज़ अबाउट फैक्टर फिल्म्स, इंदिरा नेवी। तो इंदिरा उसको तोड़ोगे तो इंडिया प्लस रशिया दिखता है आपको। ठीक है। तो रशियन नेवी और इंडियन नेवी की बेसिकली बाइनियल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 2003 में हुई थी। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप दिखाता है दोनों नेवीज़ के बीच की। देन इज़ अबाउट यनोमनी पीपल एंड ब्लड गोल्ड। तो ये यनोमनी लोग हैं कहाँ, ये नॉर्थ ब्राज़ील में रहते हैं एंड सदर्न वेनेजुएला में रहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं एंड लार्जेस्ट रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइब है साउथ अमेरिका की। सो दे लिव इन लार्ज सर्कुलर हाउसेज, जिसको यानोज और शबनाउस कहा जाता है, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं। इट इज़ अ यनोमनी कस्टम कि हंटर डज नॉट ईट द मीट ही हैज़ किल्ड। ठीक है। जो उसने हंट किया है उसको वो नहीं खाता। ठीक है। दूसरे लोग खाते हैं उसको, कि हर लोगों को वो इक्वल मानते हैं। जो ट्राइब है बेसिकली इसमें कोई चीफ नहीं होता, कंसेंसस से इनमें डिसीजन लिए जाते हैं। न्यूज़ में क्यों है, 1980 से बोला जा रहा है जो यनोमनी उनको बेसिकली जो इलीगल गोल्ड माइनर्स है ना, वहाँ पे साउथ अमेरिकन में ज़्यादा है गोल्ड की जो माइनिंग होती है ज़्यादा, तो इनको यूज़ किया जाता है एंड इनको बेसिकली बहुत ही बुरी हालत में, जो KGF आपने कोलार गोल्ड फील्ड देखी होगी, तो उस तरीके की हालत में बोली जाती है। एंड इसको बोला गया है कि इस तरीके का गोल्ड आप एक्सेप्ट ही मत करो, क्योंकि इसको ब्लड गोल्ड बोला जाता है। And they have asked the Indian government to stop buying this gold. So this is Yanomani people and blood gold के बारे में। ठीक है। सो देन इज़ अबाउट सेक्शन 144 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1989 कि भाई कोई भी पर्सन अगर उनको दिखेगा, सेक्शन 144, ठीक है, हमें अगर दिखेगा बेसिकली बेगिंग करता हुआ, ही शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट विच प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म, जो 1 साल से ज़्यादा होगी एंड 1 साल होगी एंड 2000 का फाइन लगेगा। ठीक है। तो बेसिकली डीक्रिमिनलाइज करना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बोला है डीक्रिमिनलाइज बेगिंग एंड ऑन द ट्रेन्स एंड प्रीमाइसेस। इन दिस रिगार्ड इट हैज़ कॉल्ड फॉर कमेंट्स एंड सजेशंस। ठीक है। तो इनिशियली रेलवेज एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई बेग करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कह रहे हैं हम डीक्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी चॉइस से तो कोई बेगिंग नहीं करता ना, इट इज़ द सर्कमस्टांसेस विच मेक देम, सो इसीलिए डीक्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ डीक्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। So this was it for today's discussion and I hope you like it. Thank you so much for watching.